हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है बेटा? चलिए देखिए बेटा, हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। आप लोग के सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, उसको हम बोलेंगे मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन। क्या नाम है बेटा? मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन। एक टॉपिक उससे पहले कंपनी के फाइनल अकाउंट्स पे आते हैं, वो आप लोग खुद ही पढ़ेंगे बेटा, है ना? उसमें इतना कुछ पढ़ाने को है नहीं, आप लोग देखेंगे उसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक बार आप पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मुझे मैसेज करेंगे, फिर मैं उसको वीडियो कॉल करूंगा, है ना? सारी मेहनत मैं नहीं करूंगा, थोड़ी मेहनत आप भी करेंगे बेटा, अच्छा लगेगा। ठीक है बात? हाँ सर, ठीक है, बात ठीक है, एकदम परफेक्ट ऐसी बात है। चलिए बेटा। हाँ जी, हमको पढ़ रहा है बेटा मैनेजीरियल रेम्युनरेशन। मैं एक मिनट अपना पेन चालू कर लूँ। हाँ जी, देखिए बेटा, मैनेजियल रेम्युनरेशन मतलब क्या होता है? भाई कोई भी आदमी हमें कोई सर्विस देता है तो उसके लिए उसको जो पैसे देते हैं उसको बोलते हैं रेम्युनरेशन। ठीक है सर, बात ठीक है। मैनेजियल का मतलब क्या हो गया सर? वो रेम्युनरेशन जो मैनेजर को दिया जाएगा उसको हम बोलेंगे मैनेजीरियल रेम्युनरेशन। ठीक है बात? सर परफेक्ट है। आगे देखिए बेटा, इसके क्या अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। ठीक है? नहीं, एक मिनट एक मिनट बेटा, पहले इसके दो क्राइटेरिया, दो क्लासिफिकेशन करेंगे अपन। ठीक है? एक क्लासिफिकेशन है हमारा डायरेक्टर्स, और एक है नॉन डायरेक्टर्स। हाँ जी, सबसे पहले देखते हैं बेटा कि है ना, मतलब क्या होता है मैनेजरियल का, मतलब क्या है, जरूरत क्या है। देखिए सीन क्या है कि भाई कंपनी के ओनर्स जो है कंपनी के शेयर होल्डर्स। ठीक है, बट जैसे मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ मान लीजिए, तो मैं तो कॉलेज में पढ़ाने जाऊंगा बच्चों को, मैं थोड़ा कंपनी का अफेयर मैनेजमेंट को देखूंगा कैसे हो रहा है। दूसरा, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं, इतना कि एक स्पेशलाइज व्यक्ति को है जिसका काम ये कंपनी को मैनेज करना। दोनों बातें हैं ना बेटा? तो क्या बात हुई दोनों? सर बात ऐसी हो रही है कि मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कि मैं कंपनी के इतने सारे फाइनेंस को, इतने बड़े उसको मैनेज कर सकूं, तो मैं अपने बिहाफ पे किसी किन लोगों को हायर करता हूँ, है ना? उन लोगों को क्या बोलते हैं? मैनेजर। क्या बोलते हैं उनको? मैनेजर। भाई उनको इस फील्ड के बारे में मुझसे ज्यादा नॉलेज है और वो मुझसे अच्छा काम कर पाएंगे, इसलिए उनको बोलते हैं कंपनी के मैनेजर्स बेटा। ठीक है? अब उनको जो पैसे उनको क्लासिफाई किया जाता है दो उसमें, एक है डायरेक्टर्स और एक है नॉन डायरेक्टर्स। बेटा डायरेक्टर्स वगैरह का क्या मतलब होता है? अगर वैसे तो इसका एक सेक्शन है कंपनी एक्ट में, इसमें बता होता है कि डायरेक्टर कौन होगा, उसके बाद कंपनी के शेयर होल्डर चाहिए, उनको बोलते हैं क्वालिफाइंग शेयर, और बहुत सारी कंडीशन देखी उन्होंने कि भाई ये कंपनी डायरेक्टर्स होंगे। लेकिन हम अपने पर्स में क्या समझेंगे बेटा? जिन लोगों को कंपलसरी कंपनी का शेयर अलॉट करा जाता है ताकि वो कंपनी में कुछ भी काम करे तो उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, भाई अगर मेरी कंपनी होगी तो मैं कैसे काम करूंगा। आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है, आप इसके उससे काम करते हैं। और नॉन डायरेक्टर्स कौन होते हैं बेटा? जो कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, इनके पास कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, बस उनके पास कुछ स्पेशल स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है जिसके लिए हम उसको अपनी कंपनी में लेके आते हैं। ठीक है बात? चलिए, इसके बाद क्लियर हो गया हमको? हाँ सर, एकदम बात क्लियर हो गई। देखिए चलिए, अब बात क्या है बेटा, डायरेक्टर्स को हम तीन उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, तीन उसमें क्लासिफाई कर देंगे बेटा। कौन कौन तीन है? सबसे पहले हो गया होल टाइम डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स। सेकंड हो गया हमारे पास पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, और थर्ड हो गया बेटा मेरे पास मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ठीक है? नॉन डायरेक्टर्स में क्या आएंगे? मैनेजर्स आएंगे बेटा। ठीक है? अब देखिए होल टाइम डायरेक्टर का मतलब क्या होगा? मैं थोड़ा इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ अपना। बेटा होल टाइम डायरेक्टर का मतलब, अरे ये तो ब्लू पे तो दिखेगा नहीं ना, ब्लैक ले लीजिए। चलिए, हाँ जी बेटा, होल टाइम डायरेक्टर का मतलब क्या होगा? भाई ये तो एज अ कंपनी के एम्प्लॉय हो गए बेटा। होल टाइम मतलब पूरा का पूरा अपने टाइम की कंपनी को ही दे रहे हैं। ठीक है? इनको बोलते हैं होल टाइम राइटर्स, मतलब जो पूरे टाइम कंपनी यहाँ पे काम अदा करके, मतलब कंपनी यहाँ पे काम करता है। पार्ट टाइम राइटर्स मतलब कि भैया वैसे कंपनी में नहीं आते, लेकिन कंपनी की जब बोर्ड मीटिंग वगैरह होती है या ऐसे कुछ होता है तब आते हैं, और ये कंपनी से कोई ऐसे रेमुनेशन नहीं लेते, बड़ी सिटिंग फीस लेते हैं कि सर एक मीटिंग में आऊंगा, वहां पे अपने सजेशन दूंगा, और ये मेरा हो गया पार्ट टाइम राइटर। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होते हैं बेटा? जब आप एक कंपनी में दोनों में से कुछ भी नहीं है ना, होल टाइम है ना पार्ट टाइम है, तो आप इनको अपॉइंट करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर को। तो इनके पास होती है मेन अथॉरिटी, अगर ये होंगे कंपनी में तो इन लोगों की काम सेकेंडरी आएगा। दूसरा, अगर हमारी कंपनी में तीनों में कुछ भी नहीं है, या फिर इनफैक्ट ये जो दो मैंने ब्लैक पर सर्कल के लिए, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते कंपनी में। या तो कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या कंपनी में मैनेजर होगा, दोनों नहीं होंगे। होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर हो सकते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर मैनेजर हो सकते हैं, लेकिन मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। आप तो नॉर्मल से समझिए बेटा, मैनेजर का मतलब क्या होता है कि भाई कंपनी का डायरेक्टर नहीं है और कंपनी के सारे उसने कार्यभार संभाला हुआ है, सारे काम वो कर रहा है कंपनी के। इसी तरह से ये तीन बातें हो गई। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? ये इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है। अब इन लोगों को जो पैसा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? मैनेजीरियल रेम्युनरेशन। जो इन लोगों को पैसा दिया जाता है उसको बोला जाता है मैनेजीरियल रेम्युनरेशन। ठीक है?
क्लियर है बात आप लोगों को? देखिए मीनिंग में पढ़ लेते हैं हम क्या बोल रहे हैं एक बार ये देखिए, remuneration means any money or equivalent given to any person for services rendered by him and includes the purposes mentioned in the Income Tax Act. Managerial remuneration is simple words a remuneration paid to managerial personnel. ठीक है? The responsibility to ensure success of company affairs lay on its directors, the people at the helm of the affairs of the company. मतलब जो लोग कंपनी का सारा काम करते हैं, जिनके हाथ में कंपनी चलती है, उनको बोलते हैं ये. ठीक है? आगे देखते हैं. टोटल मैनेजर अच्छा ठीक है. अब आगे इसमें बहुत सारी बात आ गई बेटा. स्लाइड दी हुई है. ठीक है, इनको देख लेंगे आप एक बार, है ना? ये मैं आपको भी समझा दूंगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. नो बिग डील. ठीक है. बेटा मैंने पीपीटी बनाया था, लेकिन उसमें क्या है, आपको थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए मैं आपको बुक में से पढ़ा देता हूँ फटाफट, है ना बेटा? ज्यादा टाइम नहीं देंगे, मतलब टाइम सफिशिएंट टाइम देंगे, लेकिन जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे इसको. ठीक है, तो रेमुनेशन क्या हो गया? रेमुनेशन पेड टू मैनेजर्स पर्सनल इज कॉल्ड मैनेजर रेमुनेशन. नॉर्मल सी बात है. आगे देखिए प्रोविजन ऑफ कंपनी. कंपनी क्या बोलती है बेटा? अब कंपनी तो पता नहीं बहुत सारी बातें बोल रही है, अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है देखिए. हाँ, अब कंपनी एक्ट के प्रोविजन के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बेटा. एक वो कंपनी है जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है. कौन सी कंपनी है? जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, मतलब जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना. ठीक है. और एक वो कंपनी होती है ये जिनका प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं होता. ठीक है. या तो फिर वो कंपनी है जो प्रॉफिट कमा नहीं पा रही है अभी. देखिए क्या होता है बेटा, कोई भी हमारा एम्प्लॉय होता है, उनको जो सैलरी मिलती है वो दो तरीके से मिल सकती है. एक होती है फिक्स सैलरी. हाँ, एक क्या होती है बेटा? फिक्स सैलरी. जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फिक्स सैलरी मिलती है, वो सारी जो सैलरी होती है. अब बेटा उसका एक नुकसान है. क्या नुकसान है? कि लोग बहुत ज्यादा काम नहीं करेंगे. उनको पता है भाई सैलरी तो फिक्स है हमारी, तो मैं चाहे काम करूँ चाहे ना करूँ, अगर कम काम करूंगा तो भी काम चल जाएगा, आज से कल कर लूंगा. आपको कोई मोटिवेशन नहीं है लाइफ में कि भाई ज्यादा पैसे मिलेंगे ज्यादा काम करूंगा. तो इसलिए जो हमारे एम्प्लॉयज है उनकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है. ठीक है. दूसरी तरह का जो पेमेंट मिलता है वो होता है वेरिएबल, कि सर अगर आपने 10 रुपए की सेल करी तो आपको 1 रुपया मिलेगा. लेकिन क्या होता है कि अगर हम पूरी की पूरी सैलरी ही एम्प्लॉय की ऐसे रख देते हैं कि भाई अगर कंप्लीटली वेरिएबल कर दिया मैंने आपका सैलरी का मतलब, कि भाई साहब 100 रुपए की सेल करोगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा. अगर ऐसे मैंने कर दिया तो 200 की करोगे तो 2 रुपए मिलेंगे. तो मतलब वो आदमी बहुत ज्यादा मोटिवेट रहेगा ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए, सेल करने के लिए, जिसको पता है भाई जितनी सेल करूंगा उतने पैसे मुझको मिलेंगे. लेकिन इसका ड्रॉबैक है बेटा. इसका ड्रॉबैक क्या है? कि सर अगर कोई दूसरी कंपनी ने आके हमारे व्यक्ति को 1.5 रुपीज दे दिए तो वो हमको छोड़ के वहां चले जाएगा. तो मतलब इस केस में कंपनी का टर्नओवर बहुत, जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो बहुत ज्यादा होता है. मतलब कि बार बार लोग छोड़ चला, जैसे उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे वहां पे चला जाएगा. क्योंकि उसको वो नहीं है ना, उसको पता है कि भाई मेरे को तो उतने पैसे मिलने हैं. यहाँ पे 1 मिल रहा है, वहां पे 1.5 मिल रहा है, तो मैं वहां पे जाता हूँ. क्यों यहाँ पे रहूंगा मैं? ठीक है बात. तो बेटा ये ऐसी बात हो गई खत्म. तो जो बेस्ट वो होता है वो क्या होता है? जिसमें दोनों हो. जिसमें क्या बेटा? जिसमें दोनों हो. एक तो कुछ, अब सैलरी का कुछ फिक्स एलिमेंट होना चाहिए और कुछ वेरिएबल एलिमेंट होना चाहिए. फिक्स क्यों होना? बेटा लोगों के रेंट होते हैं, उनके फिक्स खर्चे होते हैं ना, तो कुछ तो उनको फिक्स होना चाहिए ताकि उनको एक वो रहे कि हाँ यार थोड़ा स्टेबिलिटी है हमारी लाइफ में. प्लस वेरिएबल क्यों बेटा जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई एम्प्लॉय जो है हमारा मोटिवेटर है. क्लियर है बात? तो बेटा क्या होता है, जो हम अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को एमोशन देते हैं उनको क्यों हमने अपॉइंट किया है? भाई इसलिए अपॉइंट किया कि सर मेरे से ज्यादा अच्छी कंपनी आप चला सकते हो. तो उनको मैं वेरिएबल दूंगा सैलरी, कुछ फिक्स भी दूंगा और वेरिएबल दूंगा. क्या बोलूंगा? कि सर आप जितना प्रॉफिट कमाएंगे ना उसका आपको परसेंटेज मिलेगा, कुछ फिक्स सैलरी नहीं है. तो उसके लिए प्रॉफिट तो होना चाहिए ना. तो हमने इनको दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया. एक वो कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, एक वो कंपनी जो प्रॉफिट नहीं कमाती है. भाई जो प्रॉफिट कमा रही है उसको प्रॉफिट का परसेंटेज दे देंगे, जो प्रॉफिट नहीं कमा रही है उसके लिए कुछ और तरीका लेके आएंगे उनको सैलरी देने के लिए. ठीक है. चलिए देखिए बेटा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये. हाँ जी देखिए बेटा मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ में पढ़ेंगे, कुछ फॉलो होगी तो फिर मुझसे पूछ लेंगे आप लोग बाद में, है ना? अच्छा बेटा ये रेट के बारे में बताया सेक्शन नंबर 197. सेक्शन 197 में आपको बताया कंपनी एक्ट किसका है, कंपनी 2013 का आपको बताया है कि सर इसमें जो रेट है वो क्या रेट थी. भाई अब मैक्सिमम देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है भाई, इसके लिए लॉ की क्या जरूरत थी सर? बेटा ये जरूरत थी कि मान लीजिए कंपनी जो लोगों की सैलरी है वो कौन डिसाइड कर रहा है? मैनेजमेंट. एज अ शेयर होल्डर मैं थोड़ा चाहूंगा भाई किसी को हायर करना है, मान लो उसका इंटरव्यू लेने मैं थोड़ा चाहूंगा बेटा. तो उसकी सैलरी कौन डिसाइड करेगा? वही डिसाइड करेगा. तो जब वो लोग अपनी खुद की सैलरी डिसाइड कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि ऐसा होता है कि वो अपने को ज्यादा सैलरी देने खुद को? लगता है क्या आपको बात? हाँ जी बिल्कुल लगता है. बात समझ आई होगा मैं क्या कर रहा हूँ? कि सर लीगल प्रोविजन की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई क्योंकि वो लोग ही सैलरी डिसाइड कर रहे हैं बाकी लोगों की. अगर तो उनका बस चलेगा तो वो तो अपना आपको ज्यादा सैलरी देंगे ना, कम सैलरी क्यों देंगे? तो इसलिए हमने लॉ का प्रोविजन डाल दिया कि सर इतना मैक्सिमम में इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते. अब आप ध्यान रखेंगे बेटा, दो वो बताए थे मैंने आप लोगों को, उसको आप ध्यान रखेंगे. मैं टेक्स्ट बॉक्स पे लिख देता हूँ, थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा बेटा मेरे लिए. यहाँ पे लिख देते हैं. बेटा एक तो मैंने बताया था जो हमारे डायरेक्टर्स हैं,
ठीक है, इनमें 3 चीज आती है, होल टाइम डायरेक्टर्स, ठीक है, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ठीक है, सेकंड आ गया कि सर जो मेरे डायरेक्टर नहीं है उनको मैं बोलूंगा सीधे मैनेजर। ठीक है ना, आपको पता है भाई ये जो आदमी है इसका थोड़ा सा ज्यादा भार वजन रहता है, इसकी बातों में ज्यादा वजन है थोड़ा सा इसको। ओहो, ये सिर्फ ये नहीं होगा, अच्छा ओके ओके, तो मैं थोड़ी सी ड्राइंग कर देता हूँ, ये तो पता नहीं कुछ और ही हो रहा है बेटा, लेकिन आप लोग समझ रहे हो ये ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ये मैनेजर इंपॉर्टेंट है। एक सीधी बात, दोनों का भी साथ में नहीं होंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा, और है बीच में। ठीक है ना, चलिए रेट देख सकते हैं, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ सुनिएंगे। रेमुनेशन ऑफ द होल टर्म डायरेक्टर, किसी बात कर रहा हूँ बेटा, होल टर्म डायरेक्टर क्या बात कर रहा हूँ, वेयर देयर इज ओनली वन। अब देखो अगर एक आदमी है तो रेट क्या है, 5%, पूरे साल की बेटा ये रेट, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट साल के एंड में निकालेंगे हम, उसका 5% हम आपको आपका रेमुनेशन दे देंगे। वेयर देयर आर मोर देन वन, अब भाई एक साथ आदमी है तो फिर उनके बीच में डिवीजन करना पड़ेगा ना, तो क्या कर देंगे, रेट 10 कर देंगे। ये मैक्सिमम हो गई बेटा, इससे कम दे सकते हो आप। मैक्सिमम क्या होगी होल टर्म डायरेक्टर्स के लिए, आपकी रेट, आपकी जो रेट है वो क्या होगी बेटा 5%, अगर एक व्यक्ति है तो एक से ज्यादा किस्त होगी 10% होगी। रेमुनेशन पार्ट टाइम, अब देखो पार्ट टाइम मतलब पूरे टाइम आता नहीं काम करने के लिए, कभी कभी आता है घूमते घूमते ऐसे, तो उसको बेटा कम मिलनी चाहिए ना होल टाइम वाले से, फिर बात है। हाँ जी, इफ देयर इज नो मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और होल टर्म डायरेक्टर, क्या बोला है कि साहब, ये क्या बोल रहा है बेटा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं दोबारा से, ग्रीन ले लेते हैं चलिए। क्या बोल रहा है कि सर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, ठीक है, मैनेजर नहीं है और होल टर्म डायरेक्टर भी नहीं है। अब बेटा जब तीनों में से कुछ भी नहीं है तो सारा काम कौन करेगा, यही करेगा, तो इसके ऊपर वजन ज्यादा रहेगा ना, थोड़ा भार ज्यादा होगा इसके ऊपर काम करने का, तो इसको कितना मिल जाएगा, 3% मिल जाएगा बेटा। आप बोलेंगे सर उसको 5 दे रहे हो आप, वो तो कभी कभी, वो तो डेली आता है हमारी कंपनी में, ऐसे एम्प्लॉय काम करता है हमारा, डेली आ रहा है, उसको तो आप 5% दे रहे हो, और ये व्यक्ति जो कभी कभी आता है घूमते घूमते, इसको आप 3% दे रहे हो बेटा, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब ये है तो कोई कोई और नहीं है, सारा काम इसी को संभालना है, चाहे 2 दिन है, चाहे साथ में वीक में 2 दिन है, या फिर वीक में 5 दिन है, उसका हमको फर्क नहीं है, इसको 3% दे देंगे। इफ देयर इज मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और होल्डर डायरेक्टर, भाई जब ये लोग हैं तो जो हमारे पार्ट टाइम डायरेक्टर है इनका भार कम हो जाएगा ना बेटा, ये लोग संभालेंगे मेन, ये तो थोड़ा थोड़ा बस ऐसे घूमने आएगा, तो इसका रेमुनेशन कम हो जाएगा 1%। अब इसने क्या बोला कि भाई मैनेजर रेमुनेशन ऑफ होल टाइम डायरेक्टर, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियरिटी मिले। क्या बोल रहा है, मैनेजरियल रेमुनेशन ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स प्लस पार्ट टाइम डायरेक्टर्स बेटा, अरे वो चला गया यार, है ना, क्या था, होल टाइम डायरेक्टर, इधर लिख लो, मैनेजरियल रेमुनेशन ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स बेटा और पार्ट टाइम डायरेक्टर दोनों को प्लस करके 11% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गया बेटा मेरी बात को। अब बात है रेमुनेशन मैनेजर, the manager of a company may subject to the provision of the section 198 receive remuneration either by the way of monthly payment or by the way of specified percentage of the net profit of the company calculated in the manner laid down in section 197 198 or partly ठीक है, provided that except with the approval of central government such remuneration shall not exceed such aggregate 5% of the net profit। देखिए बेटा अब ये पुराने प्रोविजन है, शायद अब चेंज हो गया, अब क्या बोलते हैं, आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, क्या पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, अगर ये पास कर दिया आपने तो आप इसके रेट को 11% ज्यादा कर सकते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है मैंने बता रखा है आपको क्लास में, सब कुछ पता है बेटा आप लोगों को, सब पता है सर आपको, है ना। चलिए ना जी, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बार बार चीजें नहीं बताऊंगा मैं, फिर मजे नहीं आते, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो तो ऐसे मजे नहीं आएंगे ना बेटा। चलिए ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। चलिए आगे जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, देखिए क्या बोल रहा है कि सर अब मैंने आपको बता दिया कि जो हम आपको कमीशन देंगे, जो आपको हम रेमुनरेशन देंगे, वो प्रॉफिट का 5% होगा, प्रॉफिट का 10% होगा, प्रॉफिट का 11% होगा। तो बेटा प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये कौन सा प्रॉफिट है, ये वही प्रॉफिट है जो नॉट वो होता है वो, या कौन सा प्रॉफिट है। ठीक है, सर मैं आपको बात कि भाई एक अमाउंट आएगा प्रॉफिट का, फिर उसका मैं 5% निकालूंगा और उतना मैं रेमुनरेशन अपने मैनेजर को दे दूंगा। क्लियर हो गई बात। अब देखिए क्या बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है कि सर ये जो प्रॉफिट की हम बातें कर रहे हैं, ये प्रॉफिट निकालने का एक स्पेसिफिक तरीका है बेटा। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर तरीके की जरूरत क्या है, सर क्यों तरीका है, देखिए मेरी बात सुनिए बेटा। मान लीजिए मैं कुछ क्या ऐसे सुनिए कि भाई हम जो हमारे मैनेजर्स को रेमुनेशन देंगे, वो बेटा उस चीज का रेमुनेशन देंगे जिसके लिए उसने मेहनत करी है। मतलब इस बात का मतलब क्या हुआ सर, बेटा मतलब ये हुआ इस बात का कि जो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहा है, क्या कर रहा है, जो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहा है, जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है अपनी, सिर्फ उसी चीज के लिए हम उसको उसके पोर्शन का प्रॉफिट देंगे, बाकी में तो उसका रोल ही नहीं है।
मान लीजिए मैंने कुछ शेयर फोरफीट कर लिए बेटा, क्या कर लिए मैंने, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप सोचेंगे सर रोल कैसे नहीं है, मैंने जगह तो हर चीज में रोल होता है। एग्जांपल सुनिए, मान लीजिए मैंने किसी साल कुछ शेयर इशू किए थे, लेकिन हमारे जो शेयर होल्डर थे वो किसी रीजन की वजह से पैसे नहीं दे पाए, तो मैंने उनके शेयर फोरफीट कर लिए। अब बेटा जो फोरफीट करके पैसे आए वो क्या है, वो प्रॉफिट है क्या आपका? हाँ सर। कहाँ पर डालते हो उसको आप? कैपिटल रिजर्व में डालते हो आप, प्रॉफिट है? हाँ सर। लेकिन उसमें अब मेरे मैनेजर का कोई रोल है क्या? नहीं है सर कोई रोल। ठीक है बात, बेटा क्लियर हुई आप लोगों को बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बेटा जब उस चीज के अंदर हमारे मैनेजर का कोई रोल नहीं है, तो उसका बेनिफिट हम मैनेजर को क्यों देंगे? क्लियर है बात आपको? तो इसी तरह से कुछ वो हमको चीजें बताएगा कि सर इन चीजों को आपको माइनस करना है, इन चीजों को आपको ऐड करना है, और एंड में आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, जिसके ऊपर आपको हमारे मैनेजर को पैसे चुकाने हैं। क्लियर है बेटा बात? एक प्रीव्यू मैंने आपको एक ब्रीफ वो दिया, इंट्रोडक्शन प्रीफेस, समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स रखे हैं बहुत सारे, ये सारे पॉइंट्स मैं पढ़ दूंगा फटाफट, आप लोग सुन लेंगे मेरी बात कुछ, और फिर हम एग्जाम्पल कर लेंगे एक, उससे आप लोग को क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी आप लोग घर पे करेंगे दूसरा एग्जाम्पल और मुझसे पूछेंगे कुछ बात समझ नहीं आती है। क्लियर है ना बेटा? चलिए देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेटा ग्रॉस प्रॉफिट से। मैं अपनी पेंसिल दोबारा चालू कर लूँ। ओके, शुरुआत करेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट से, समझ गए आप? ग्रॉस प्रॉफिट। सेकंड देखिए ऐड कर देंगे इसमें बाउंटीज एंड सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। बेटा ये याद करना है आपको, मतलब एक जो इसका बेसिक ग्राउंड है वो मैंने बता दिया आपको, और है ना, जो बेसिक ग्राउंड है वो मैंने बता दिया आपको। अब ये जो आइटम्स है ये आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, तो ये आपको याद करने में, ठीक है ना? आप समझ गए मेरी बात को? चलिए पहले क्या हो गया भाई, जो भी गवर्नमेंट से हमको सब्सिडी वगैरह का पैसा मिला है उसकी बात कर रहा है बेटा, जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है, जो गवर्नमेंट से हमको पैसा मिला है उसकी बात कर रहा है, उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है? सेकंड हो गया रेवेन्यू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब ये मैं आपको समझा दूं कि बेटा रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, ये हमने इसके बारे में हमने पहले कभी बात नहीं करी, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ बेटा। तो मैं टेक्स्ट बॉक्स खोल लेता हूँ एक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा एक बार के लिए, ठीक है? देखिए बेटा मान लीजिए मेरा एक एसेट है जिसका कॉस्ट प्राइस था 1000 रुपए। बेटा ज्यादा बड़ी बातें नहीं करते, छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, मतलब समझना है अपन को, ठीक है? कॉस्ट प्राइस 1000 रुपए, ऐसा बोलना सर 1000 रुपए में कौन सा सेट था? ठीक है बेटा, ठीक है ना बेटा, समझ गए ना मेरी बात कि सर हमको है ना ये वाली बातें नहीं करनी है, हमको तो समझना है अपना बात क्या है, अपना चल रहा है माइक्रोफोन बिल्कुल सही आवाज आ रही होगी ना बेटा आप लोगों को? चलिए वेरी गुड। हाँ जी, क्या बात हुई बेटा? सर बात ऐसी हुई कि एक हमारा एसेट है जिसका कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपए, ठीक है? इसका डब्ल्यू डी बी कितना है? डब्ल्यू डी बी का मतलब पता है आप लोगों को? है 400 रुपए लेते हैं। चलिए डब्ल्यू डी बी कितना है? 400 रुपए, ठीक है? क्लियर हो गया बेटा बात आपको? एक एसेट है जिसका कॉस्ट प्राइस 1000 रुपए और डब्ल्यू डी बी है उसका 400 रुपए। अब डब्ल्यू डी का मतलब क्या होता है कि सर मैंने साल 10 साल इस एसेट को काम में लिया, उसके ऊपर डेप्रेशन लगाया, और डेप्रेशन लगाने के बाद जो वैल्यू बची वो कितनी बची? 400 रुपए है आज की रेट में, और आज की रेट में मैंने इस एसेट को बेच दिया। तो बेटा इसके दो केस होते हैं, मैं दो केस बनाऊंगा इसके, आप लोग समझेंगे आराम से, दो केस, ठीक है? केस 1 एंड केस 2, समझ गए आप? केस 1 में क्या है, जो कितने बेचा मैंने, कितने बेचा बेटा मैंने बेच दिया इसको 600 रुपए में। और केस 2 क्या आ गया, मैंने सेलिंग प्राइस है बेटा 1600 रुपए। पहले केस में कितने बेच दिए मैंने? 600 रुपए में, और बाकी कितने बेच दिए? 1600। तो देखिए बेटा एक बात समझिए मेरी, है ना, मैं आपको एक थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए, थोड़ा याद रहे, थोड़ा लॉजिक बताऊंगा मैं आपको, तो आप थोड़ी इस बात ध्यान से सुनेंगे। अगर समझ में नहीं आता आप लोगों को तो वीडियो दोबारा देख लेंगे, फिर भी समझ में नहीं आता तो फिर आप बेटा छोड़ देंगे, इस बात कोई बड़ी बात नहीं है। मुद्दा की जो बात है वो आप पकड़ लेंगे, ज्यादा परेशान नहीं होने की यार हमको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना? चलिए बेटा एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए मैं पढ़ाता इतना अच्छा हूँ यार, देखो आपको आवाज आ रही है ना बेटा आप लोगों को? चल रहा है ना अपना ये? हाँ जी वेरी गुड। देखिए क्या बात है बेटा, अगर आपने 400 रुपए का जो जिसकी असेट की बुक वैल्यू है उसको अगर आपने 600 रुपए में बेच दिया, तो ये जो प्रॉफिट होगा आपको 200 रुपए का, ये क्या है बेटा? आपका रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट है बेटा ये आपका, क्या है बेटा? ये आपका रेवेन्यू प्रॉफिट। समझ में आया मेरी बात आपको? अगर आपने 400 रुपए की चीज को 600 में बेच दिया तो आपने जो ज्यादा प्रॉफिट कमाया वो क्या है बेटा? आपका रेवेन्यू प्रॉफिट। और यहाँ पे जो आपने 1600 में बेच दिया, इसमें क्या होगा कि सर 600 रुपए तो होगा आपका रेवेन्यू प्रॉफिट, और 600 रुपए होगा आपका कैपिटल प्रॉफिट। या 600 थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए, मैं इसको 1500 कर लेता हूँ बेटा, ठीक है ना? आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको हम 1500 कर लेते हैं ताकि कुछ हमारे मन में डाउट ना रह जाए कि वो 600 कौन सा था, वो 600 कौन सा था, ठीक है? समझ गया बेटा मेरी बात को आप? तो जो पहले केस में है, जो आपने सेलिंग प्राइस 600 रुपए थी, तो बेटा 600 में 400 माइनस लिख के देखोगे 400 तो आता है बेटा उनको, है ना? तो ये हो गया 200 रुपए जो आया मेरा, क्या आ गया बेटा? रेवेन्यू प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे जो हुआ ये क्या आ गया बेटा मेरा?
600 रुपए आ गया रेवेन्यू प्रॉफिट और 500 आ गया कैपिटल प्रॉफिट। अब देखिए कैसे क्लासिफिकेशन ये टू किया। देखिए बेटा मेरी बात समझिए सब बच्चे, यहाँ पे 1000 रुपए की जो वैल्यू आपने रिड्यूस करते करते आप 400 की लेके आए थे, जो किया था 400 आपने, तो आपने क्या किया था बेटा, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कहाँ पे किया था बेटा, आपने अपने पीएनएल अकाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, मतलब आपने उसको रेवेन्यू खर्चा माना था और उतने अमाउंट से आपने हर साल अपने पीएनएल का बैलेंस कम किया था। अब वो पैसा रिकवर हो गया आपको, जो पैसा आपने कम किया था, जो पैसा आपने खर्चा मानते हुए अपने अपने एसेट की वैल्यू कम करी थी, वो पैसा वो खर्चा आपको किसी तरह से रिकवर हो गया बेटा। अबे रिकवर हो गया तो जो पीएनएल पहले कम किया था पहले तो उसको बढ़ाओगे ना। जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करके हर साल 60-10 साल आपने उस दो अपने पीएनएल का बैलेंस कम किया था, अब जो वो पैसा आपको रिकवर हो गया तो उतना पैसा जितना आपने पहले कम किया है पीएनएल में से, उसको तो पहले आप पीएनएल को बढ़ाओगे अपना, और उससे ज्यादा जो पैसा मिल गया वो हो गया कैपिटल प्रॉफिट। क्लियर है, यही किया बेटा मैंने। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। अरे ओहो, अरे यार अब ये गया बेटा, भाई वापस कैसे आएगा ये नहीं पता अपन को। ओहो, ब्लैक में और लिखा हुआ है बेटा, समझ गया मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा था आप लोगों को। तो ये है हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सर, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ में आ गया ना बात सब बच्चों को। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि सर रेवेन्यू प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसको करेंगे आप ऐड। क्या करेंगे उसको आप ऐड, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में ये सारी चीजें हम ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, मतलब मैं सिर्फ अपने मैनेजर को उन चीजों के लिए बेनिफिट दूंगा, उन चीजों का रेम्यूनरेशन दूंगा जिसमें उनकी मेहनत है, जिसमें उन्होंने कुछ एफर्ट किया है। सही है ना बात, कि भाई उसमें तो मिलना चाहिए ना यार, जिसमें कुछ आपने किया ही नहीं उसके लिए पैसे क्यों मिलेंगे आपको। सही बात है। तो बेटा जो उन्होंने अपने एसेट को ज्यादा बेच दिया, बहुत ज्यादा, देखिए इसमें मैं दो पार्टी बना लेता हूँ बेटा, एक तो मैं बना लेता हूँ अपने मैनेजर्स को और एक पार्टी बना लेता हूँ मैं अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो जो इनकी मेहनत है उसको इसमें ऐड कर दूंगा, उसका बेनिफिट इनको दे दूंगा, जो इनकी मेहनत नहीं है उसको इसमें ऐड नहीं करूंगा। मतलब उसकी मेहनत किसने की है, अपने शेयर होल्डर ने की है, या कुछ हमारे एसेट की वो इतना बात हो गई जिसमें इनका कोई रोल नहीं था। मुद्दे की बात ये है, तो क्या हो गया देखिए कि भाई सबसे पहले क्या हो गया बेटा, रेवेन्यू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस जरूरी भी, जो ये पोर्शन है इसको मैं रिकवर कर लूंगा, ये यहाँ पे आ जाएगा मेरा। ये आपने पहले उसमें चार्ज किया था, इसको इसमें ऐड कर लो। फिर देखिए क्या है, ऑल इनकम एंड गेन्स विल बी एडेड इन ग्रॉस प्रॉफिट एक्सेप्ट द फॉलोइंग, सबको ऐड कर देंगे बेटा सिवाय कि इनके, किनको सिवाय, प्रॉफिट बाय द वे ऑफ प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर। आप समझ गए बेटा, इसमें मैनेजर का रोल नहीं है। ओके, तो इसलिए इसका बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा। आएगा हो गया प्रॉफिट ऑन सेल, मैंने बताया था आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फोरफीट ऑफ शेयर, बेटा जो शेयर फोरफीट किया उसे मैनेजर का रोल नहीं है ना, तो उसका बेनिफिट इसको नहीं देंगे। अगर आपने यहाँ पे उनको भी ऐड कर दिया तो हमारे मैनेजर का रेम्यूनरेशन और बढ़ जाएगा। अभी बढ़ जाएगा तो मतलब उसका बेनिफिट उसको मिल गया जबकि मिलना नहीं चाहिए, उसने कुछ किया ही नहीं उसके लिए। डी आएगा प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी और फिक्स्ड एसेट इन नेचर। बेटा कुछ फिक्स एसेट वगैरह लैंड वगैरह को बेच कर आपने कुछ पैसा कमाया तो उसका बेनिफिट मैनेजर को नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट किसको देंगे, हम अपने एसेट को देंगे कि सर हमारा एसेट है था ही इतना अच्छा, ऐसे बोलेंगे हम। ठीक है, आएगा बोला प्रॉफिट ऑफ कैपिटल, एक पॉइंट में हो गया प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ द अंडरटेकिंग। अगर आपने बिजनेस को बेच दिया उसके बाद पैसे कमा लिए तो वो बेनिफिट हम अपने मैनेजर को नहीं देंगे। तो ई पॉइंट क्या हो गया, एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट, मतलब एसेट के कैरिंग अमाउंट को चेंज कर रहे हैं, और ऑफ अ liability recognized in equity reserves including surplus in profit and loss account on the measurement of asset and liabilities at fair value। मतलब क्या हो गया भाई, हमने एसेट का कुछ रिवैल्यूएशन किया है बेटा, उसकी वैल्यू में कुछ चेंज किया है, उस चेंज की वजह से हम क्या हमारे प्रॉफिट वगैरह कुछ इंक्रीज हो गया तो उसके यहाँ पर डालेंगे। ठीक है बात, ये बात हो गई। अब इसमें माइनस क्या करेंगे, मतलब कौन कौन से खर्चे अलाउ करेंगे हम, बेटा वो सारे खर्चे अलाउ करेंगे जो कि हमारे एक्चुअल में खर्चे हुए हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारे ऑपरेटिंग खर्चे थे, जो ये रेवेन्यू खर्चे थे, समझिए मेरी बात आप भाई, जो रेवेन्यू खर्चे कैपिटल खर्चे थे वो, ये जो एक्चुअल में खर्चे हुए हैं जो हमारे ऑपरेशन में काम में आते हैं। भाई मैनेजर को क्यों अपॉइंट किया आपने, क्या वो आपके मैनेजर आपकी जो ऑपरेशन है उसमें हेल्प करे आपकी, तो उसमें अगर काम में आ रहा है तो ये बात हो गई। बात देखिए क्या हो गया, डिड ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस, कौन कौन से खर्चों को माइनस करना है बेटा हमको, कौन कौन से खर्चे माइनस करने हैं हमको। हाँ जी, कौन से खर्चे माइनस करने हैं बेटा हमको, देखिए वो मैं ज्यादा बड़ा हो गया तो छोटा 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 कर लेता हूँ उसको। हाँ चलिए अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, देखिए किन किन खर्चों को माइनस करना है आपको। देखिए बेटा कौन से खर्चे माइनस करेंगे मैंने बता दिया। अब जो मैंने आपको लाइन बताई वो एक माइंड में आपकी इमेज बनाने की माइंड है, एक की बात है, ये भी ऑपरेटिंग खर्चे होने चाहिए, एक्चुअल होने चाहिए और रेवेन्यू होने चाहिए, उनको तो माइनस कर देंगे, बाकी किसी को माइनस नहीं करेंगे। देखिए क्या हो गया, डिडक्ट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस,
ये हो गया बेटा ऑल द यूजुअल वर्किंग चार्जेस, भाई जो भी नॉर्मल हमारे काम में खर्चे होते हैं, सैलरी देना लोगों को और वो सब करना, वो सब माइनस कर देंगे। सेकंड हो गया डायरेक्टर रेम्युनरेशन, बेटा डायरेक्टर को जो पैसे देने वो माइनस कर देंगे, वो भी खर्चा है हमारा। बोनस और कमीशन पेड और पेबल टू एनी मेंबर ऑफ द कंपनी स्टाफ, भाई किसी स्टाफ को आपने कुछ वो दिए पैसे वैसे, बोनस कमीशन वगैरह, उनको माइनस कर देंगे। एनी टैक्स notified by the central government as being in the nature of a tax on excess or abnormal profit, कि भैया अगर उन्होंने ऐसे बोला कि कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया आपको तो उसको माइनस करेंगे बेटा। नॉर्मल इनकम टैक्स को माइनस नहीं करेंगे आप, क्या नहीं करेंगे, नॉर्मल इनकम टैक्स को आप माइनस नहीं करेंगे बेटा। एक बार चेक कर लेंगे ठीक बात है क्या। हाँ जी देखिए बेटा, है ना, मैं सही कह रहा था एकदम। हाँ जी बेटा, बात क्या हो रही है बेटा, बात ऐसी हो रही है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है ना आपके उनको माइनस, भाई नॉर्मल प्रॉफिट तो दोगे ना आप, इसमें मैनेजर की गलती थोड़ा है भाई। अगर आपने कुछ प्रॉफिट कमाया तो मैनेजर बोलेगा सर इससे तो मैं प्रॉफिट ही ना कमाऊं, प्रॉफिट ही नहीं कमाऊंगा तो फिर आप बोलोगे टैक्स से बेनिफिट भी दोगे, मतलब आप तो डबल फायदा उठा रहे हो मेरा, कि मतलब आप तो ये तो बहुत ज्यादा कर रहे हो आपसे मेरे साथ, कि मैं आपके लिए प्रॉफिट कमा रहा हूँ, सिर्फ टैक्स भी मेरे खर्चा मान के माइनस करो तो गलती होगी ना मेरे पास। तो जो नॉर्मल टैक्स है वो माइनस नहीं करेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल टैक्स लगा दिया तो वो माइनस करना पड़ेगा, बीइंग इन नेचर ऑफ टैक्स ऑन एक्सेस और एब्नॉर्मल प्रॉफिट। एनी टैक्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट इम्पोज फॉर स्पेशल रीजन, कोई स्पेशल रीजन लगा दिया। इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो है बेटा वो माइनस करना पड़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इशू बाय द कंपनी, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड बाय द कंपनी वगैरह वगैरह, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन डिबेंचर, भाई कोई भी खर्चा हो रहा है इंटरेस्ट का खर्चा, भाई इंटरेस्ट से क्या कर रहे हो आप, जो इंटरेस्ट का पैसा मिला है आपको उसी पैसे से तो आप अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो तो उसको माइनस कर देंगे हम। एक्सपेंस और रिपेयर वेदर टू इमूवेबल इमूवेबल, लेकिन ध्यान रखना है बेटा कैपिटल रेवेन्यू कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। इस बारे में बात कर लिया हमने, देखिए थोड़ा दोबारा बात कर लेते हैं बेटा, कि सर ये जो हमारा रिपेयर्स है इसमें बोल रहा है कैपिटल नेचर के नहीं होने चाहिए। क्या मतलब है इस बात का बेटा, बेटा इस बात का ये मतलब है कि जो रिपेयर्स हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब जो हम अपनी कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए करते हैं, कैपिटल, मैंने गलत दो बार रिपीट कर दूं शायद मैंने गलत बोल दिया। रेवेन्यू रिपेयर्स वो होती है जो मैं अपनी कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए करता हूँ, और कैपिटल रिपेयर्स वो होती है जो मैं अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए करता हूँ। मान लीजिए मेरी मशीन है, उसका उसके अंदर कुछ एक पार्ट लगा था, वो पार्ट खराब हो गया चलते चलते, तो उस पार्ट को ठीक करने के लिए मैंने उस पार्ट को रिपेयर कर दिया बेटा, ठीक है, मैंने उस पार्ट को कर दिया रिपेयर कर दिया उस पार्ट को मैंने। अब जो मैंने उस पार्ट की रिपेयरिंग करी है बेटा, वो रिपेयरिंग से अगर मेरे जो मशीन की पहले कैपेसिटी थी 1 घंटे में 1 यूनिट बनाने की, अगर वो मेंटेन रहती है तो उसको मैं रेवेन्यू रिपेयर मानूंगा। मतलब सर वो नॉर्मल खर्चा करना पड़ता ही है ताकि है ना हमारा बिजनेस स्मूथली चलता रहे। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे खर्चा कर दिया जैसे कि हमारी बिजनेस की वो थी जो वो इंक्रीज हो गई, मतलब पहले 1 घंटे में 1 यूनिट बनाता था, अब 1 घंटे में 1.5 यूनिट बना रहा है, तो इंक्रीज हो गया बेटा, इसका मतलब आपने जो खर्चा किया वो आपका असेट में कैपिटल होना चाहिए, वो आपके पेल में चार्ज ही नहीं होगा। ये बात आपको, तो वो बेटा यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे। आउट गोइंग इंक्लूसिव ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड अंडर सेक्शन 181, 181 किसका होता है बेटा, चैरिटी का होता है। आपने कोई चैरिटी वेरिटी दी है तो उसका हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे। डेप्रिसिएशन टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 123, भाई सेक्शन 123 के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन बनता है उतना डेप्रिसिएशन आपके अलाउ कर देंगे, आपने ओवर डेप्रिसिएशन कर दिया तो वो अलाउ नहीं करेंगे। फिर आगे देखिए क्या पॉइंट बोल रहा है, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम विच हैज अरिजन in computing the net profit in accordance with the section of any year begins after the commencement, बेकार है, मतलब नॉर्मल जो आपके खर्चे हैं बेटा वो माइनस करने हैं आपको, मुद्दे की बात हो गई ये, ठीक है ना। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एनी कंपनसेशन और डैमेजेस टू बी पेड इन द वर्च्यू ऑफ एन लीगल, इसको मैं हटा दूंगा एक बार। हाँ जी, एनी डैमेजेस और टू बी पेड, देखिए बेटा, any damages to be paid in virtue of any legal liability including a liability arising from a breach of contract, कि भाई कोई breach contract wanted हो गया उससे में liability हो गई तो वो हो जाएगी बात, ठीक है। आगे देखिए, any sum paid by the way of insurance against the risk of meeting any liability such as refer to clause M, ठीक है बेटा। कोई जनरल बात आप तो समझिएगा बेटा, जो नॉर्मल खर्चे उनको माइनस करना है आपको, जो कैपिटल खर्चे उनको माइनस नहीं करेंगे, नॉर्मल सी बात है। अब देखिए द फॉलोइंग शुड नॉट बी डिडक्टेड, भाई ये डिडक्ट नहीं करना है आपको। इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं करना, देखिए क्या बोल रहा है, इनकम टैक्स एंड सुपर टैक्स पेबल बाय द कंपनी अंडर द इनकम टैक्स वो माइनस नहीं करना, मैंने बताया था आपको। एनी कंपनसेशन डैमेजेस और पेमेंट मेड वॉलंटरी, that is to say otherwise done in the virtue of liability such as referred to in clause M of the subsection 4, कि भाई कोई कंपनसेशन आपने दे दिया, कोई डैमेजेस हो गया वो सब दे दिया वॉलंटरी, खुद के मन से दे दिया तो वो हम माइनस नहीं करेंगे। अगर देखिए लॉस ऑफ कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग लॉस ऑफ सेल ऑफ अंडरटेकिंग और एनी ऑफ द अंडरटेकिंग, बेटा जब बेचने का फायदा हो रहा था उसको काउंट नहीं कर रहे थे आप, तो जब लॉस हो रहा था उसको काउंट नहीं करेंगे।
एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट, ये मैंने बता दिया आपको बेटा। अगर प्रॉफिट होता है, जैसे मान लीजिए असेट की वैल्यू आपने इंक्रीज करी है तो वो वहां पे आ गया, जो डिक्रीज करी वो यहाँ पे आ गया, दोनों हट जाएंगी बेटा, फिर दोनों हट जाएंगे दोनों जगह। आप समझ गए बेटा मेरी बात को। अब ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है बेटा? ऑल्टरनेटिव मेथड में क्या है बेटा, कान को दो तरीके से पकड़ा जा सकता है। या तो मैं थोड़ा सा बना दूंगा ड्राइंग आप लोगों के लिए बेटा, थोड़ा क्या है मेरे को लिखने की आदत है ना, तो ये थोड़ा सा इसमें हल्का सा अपन को प्रॉब्लम आती है कि बिना लिखे कैसे पढ़ाएं बच्चों को, आदत ही वही है। अरे हाँ जी, देखिए ये दिखेगा आपको, दिख रहा है बेटा, ये मेरा P&L अकाउंट है बेटा, ठीक है, क्या है मेरा, ये मेरा P&L अकाउंट है। यहाँ पे आता है बाय गॉस प्रॉफिट, आता है क्या सर? आता है बेटा। यहाँ पे आता है टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब या तो मैं यहाँ से शुरू कर लूँ अपनी कैलकुलेशन, और उसमें जो जो खर्चे मेरे को माइनस करने हैं सिर्फ उन्हीं को माइनस करूँ, और जो ऐड करने हैं सिर्फ उन्हीं को ऐड करूँ, और फिर मेरा आ जाएगा नेट प्रॉफिट जो मेरे को सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग चाहिए, उसके ऊपर मैं फिर अपना वो निकाल लूंगा। सेक्शन 190 मतलब मैनेजर में चाहिए मेरे को। और टू नेट प्रॉफिट में क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे मैं सिर्फ उन्हीं उन्हीं चीजों को माइनस करूंगा जो मेरे को माइनस नहीं करनी थी। जो खर्चे आपने यहाँ पे ज्यादा दिखा दी, जो नहीं दिखाने थे उनको मैं ऐड कर दूंगा, जो इनकम आपको दिखानी नहीं थी आपने दिखा दी उनको मैं लेस कर दूंगा। तो आ जाएगा मेरी बात, ठीक है बेटा। तो जो यहाँ से चलेंगे तो भी एक ही बात है, यहाँ चलेंगे तो भी बात है, मतलब वो है हमारा, वो चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए ऑल्टरनेटिव मेथड में क्या करेंगे, प्रॉफिट एज पर P&L, प्रॉफिट उठाइए P&L से, ऐड कर देंगे उसमें वो सारे खर्चे जो हमको माइनस नहीं करने चाहिए थे, मतलब जो नॉर्मल खर्चे नहीं थे हमारे, जो हमारे कैपिटल खर्चे थे उनको हमने गलती से माइनस कर दिया, उनको दोबारा से ऐड कर दो आप। या तो फिर जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे थे उनको दोबारा से ऐड कर दीजिए, जो खर्चे एक्चुअल में थे उनको ऐड कर दीजिए। देखिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, मैनेजर रेम्युनरेशन को बेटा क्या करूंगा मैं, ऐड कर दूंगा बेटा, वो तो निकाल ही दूंगा ना मैं। सेकंड है लॉस एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एंड इन्वेस्टमेंट, उसको मैं ऐड कर दूंगा बेटा। अब भाई कोई एसेट का खराब हो गया तो उसमें हमारे मैनेजमेंट की थोड़ा ना गलती है, वो तो हो गया तो हो ही गया बेटा, क्या करेंगे इसमें। लॉस ऑन रिवोल्यूशन ऑफ एसेट लायबिलिटी बता दिया मैंने आपको। एक्सेस प्रोविजनिंग मतलब प्रोविजन बनाना था 5,000 रुपये का, आपने बना दिया 15,000 रुपये, तो 10,000 जो है उससे आपका प्रॉफिट कम हो गया बेटा, उसको हम दोबारा ऐड कर देंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स बता दिया मैंने आपको, इनकम टैक्स को नहीं करना है। ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, बेटा कोई रिजर्व में ट्रांसफर करा तो उससे आपका एक्चुअली प्रॉफिट कम नहीं होता ना, वो खर्चा थोड़ा ना आपका, कैश में नहीं आता, वो खर्चा भी नहीं आपको, वो तो आपने एक्चुअली में ऐसा बफर बना के रख दिया कि भाई कभी कुछ ऐसा लॉस हो जाए तो हमको उससे उससे सेट ऑफ करना है। आगे देखिए डिविडेंड पेड इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बेटा आप ऐड कर देंगे वापस से, क्योंकि ये आपका ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस मैंने बता दिया आपको। पेमेंट मेड टू वर्कर मोर देन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, बेटा जितना देना था उनको लॉ के अकॉर्डिंग ज्यादा दे दिया आपने। और ये सारी बात, रिटर्न ऑफ गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट, पता है सब बात, तो आप लोगों को सब पता है बेटा। ऐड क्या कर देंगे, वो ऐड इनकम ऐड करेंगे बेटा जो हमारी ऑपरेटिंग नेचर की या फिर जो हमारी रेवेन्यू इनकम थी जो नोट कर सकेगी उसको ऐड कर देंगे। तो उसमें एक ही चीज ऐड होती है बेटा, क्या ऐड होती है, सब्सिडीज एंड बाउंड्री रिसीव ऑन गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट ने कुछ पैसे दिए तो उसको तो ऐड कर ही देना है, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब लेस क्या करना है बेटा, हम लेस कर देंगे वो सारे खर्चे हम लेस कर देंगे जो कि खर्चे हमारे एक्चुअल में वो लेस करने देंगे। क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट एंड रिजर्व लेस कर देंगे बेटा, अगर कोई पहले से एडिटर हो रखा है तो उसमें। कैपिटल प्रॉफिट ऑन एसेट ये बता दिया मैंने, एसपी माइनस कॉस्ट, ये मैंने आपको पहले समझा दिया। प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन एसेट लायबिलिटीज अगेंस्ट इक्विटी इंक्लूडिंग सरप्लस ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L, ठीक है ना। चलिए बेटा आप तो एग्जांपल देखिए एक, हाँ जी क्या एग्जांपल है, ये एग्जांपल है बेटा, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आएगा तो। ये क्या हुआ, अच्छा जी एक स्लाइड बेटा मिस हो गई अपनी थोड़ी सी, है ना, कोई बात नहीं बेटा, एक साथ ये कहाँ चली गई बीच में। देखिए बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास, है ना, एकदम आसान है बेटा, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। क्या करना है हमको, आपको एक प्रेमाइस समझ में आ गया क्या करना है, कि सर हर क्वेश्चन में आपको कंपनी का एक बना हुआ P&L दे रखे होंगे, ठीक है। फिर उसमें से आपसे बोलेंगे कि सर अब आप ये निकाल के बताइए कि हमारे जो मैनेजर को रेम्युनरेशन है उसके लिए प्रॉफिट कितना निकालेंगे, ठीक है। फिर वो आपसे बोलेगा भाई ये रेट है, फिर आपको क्या बोलेगा, वो बोलेगा सर एक मैनेजर डायरेक्टर है हमारे पास, एक होल्डर डायरेक्टर है हमारे पास, बताइए कितना कमीशन देना पड़ेगा हमको, कितना रेम्युनरेशन देना पड़ेगा हमको, ये होगा बेटा। समझ गया मेरी बात, आवाज तो आई नहीं बेटा सब बच्चों को, कहीं मैं पूरा वीडियो बना दूं बाद में पता लगे आवाज ही नहीं आ रही थी, है ना, ऐसा हो चुका है 2 बार। चलिए देखिए बच्चों क्या हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट लिस्टिंग क्या बोल रहा है, अब ये मेरे को चश्मा लगाना पड़ेगा अपन को, अब थोड़ा सा छोटा हो गया ना चीजें। हाँ जी देखिए बेटा क्या बोल रहे हैं वो, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट देखिए आपको, नेम ऑफ द कंपनी एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, आपको देखिए फिगर्स ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड देखिए आपको, बोल रहा है जो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा 22,50,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपको ब्याज के ऊपर इंटरेस्ट मिला है कितना है 50,000, सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, सब्सिडी मिली है वो कितनी है 180, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बेटा देखिए ये आ गया एग्जांपल,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। अब हमने क्या पढ़ा था कि सर अगर रेवेन्यू प्रॉफिट है तो उसको आप ऐड करेंगे, और कैपिटल प्रॉफिट है उसको ऐड आप नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए प्रॉफिट ऑन सेल कितना दिखा दिया 180। देखिए ऐसा बोल रहा है कॉस्ट की कंपनी की 4 लाख रुपए, रिटर्न ऑन वैल्यू थी कंपनी की 3 लाख रुपए, और सेलिंग प्राइस थी 480। तो मतलब इसने तो टोटल 3 लाख में से 480 माइनस किया तो 180 इसमें यहाँ पे दिखा दिया। लेकिन पूरा लेंगे हम? पूरा नहीं लेंगे बेटा। हम क्यों लेंगे पूरा? क्योंकि सर पूरा रेवेन्यू नहीं है ना, पूरा कुछ उसमें से पोर्शन कैपिटल भी है, कुछ पोर्शन उसमें रेवेन्यू भी है। सही है बात? हाँ सर बिल्कुल सही है बात। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। हाँ जी देखिए बेटा, देखिए बेटा मैंने क्या बताया था बेटा आपको, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ दोबारा से, आप लोग ये पॉइंट याद कर लेंगे बेटा। इसमें कुछ छोटे मोटे पॉइंट है, एक ही है उनमें से। रेवेन्यू प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस WDV। ओके, कैपिटल प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना बेटा, समझ गए? तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पे कंपनी हमारी की 4 लाख है, और WDV कितनी है 3 लाख है। जो 1 लाख है वो क्या है मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और जो मेरा सेलिंग प्राइस है 480, तो मैंने जो 80 ज्यादा बेच दिए कॉस्ट से भी, वो क्या है मेरा कैपिटल प्रोडक्ट, उसको मैं यहाँ पे उसको मैं ऐड नहीं करूंगा। ठीक है ना बात? अदर इनकम कितनी देखिए आप, कुछ नहीं देखिए, टोटल इनकम कितनी होगी मेरी, ये हो गई। खर्चे देखेंगे, सैलरी वेजेस नॉर्मल खर्चा है माइनस करेंगे, हाँ जी करेंगे। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, ठीक है ना बेटा, कुछ बोला नहीं है उसके बारे में, तो मतलब नॉर्मल खर्चा ही होगा बेटा, उसको भी माइनस कर देंगे हम। ठीक है ना बेटा? डेप्रिसिएशन नहीं सॉरी रेंट माइनस कर दिया, जनरल एक्सपेंस माइनस कर दिया, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व 10 रुपए। अभी 10 रुपए मैंने ज्यादा वो बना दिया, ये कोई रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया मैंने, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो उसको बेटा माइनस कर देंगे। इसको हम यहाँ पे उन लोगों के खर्चा मान के माइनस नहीं करेंगे। जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन हुआ है वो तो खर्चा ही है ना, उसको माइनस कर देंगे। डेटा फीस माइनस करेंगे, बिल्कुल सही। वर्कमैन कंपनसेशन इंक्लूडिंग 5,000 लीगल कंपनसेशन, तो जो लीगल वाला है ना सिर्फ वो माइनस करेंगे बेटा, पूरा माइनस नहीं करेंगे। भाई आप तो कितना भी दोगे अपने वर्कमैन को, उससे हमको फर्क नहीं है। मैनेजर ही बोलेंगे ना सर कि भाई वो तो वर्कर को सर हमने मनाने के लिए पैसे दे दिए थे ज्यादा। बेटा ऐसा एक्चुअल में नहीं है, मैं आपको सुनाने के लिए बता रहा हूँ कि हमने अपने वर्कर को मनाने के लिए पैसे दे दिए थे, तो इसमें हमारी गलती थोड़ा ना हो गई सर। वो तो हमने आपकी कंपनी के फायदे के लिए किया था कि भाई उसका फायदा कंपनी को मिलेगा, हमको थोड़ा मिलेगा इसका फायदा। ठीक है, तो बेटा जो मुद्दे की बात है जो लीगल है उसको करेंगे। मैनेजर रेम्यूनरेशन नहीं करेंगे, डोनेशन टू चैरिटेबल फंड करेंगे, इसको लेस करेंगे, मतलब कंपनसेशन फॉर न्यू बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस साइंटिफिक रिसर्च नहीं करेंगे, और लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये बता दिया मैंने बेटा आपको। समझ में आ गया ना बेटा आप लोगों को बात? ठीक है, तो ये आ गया उसमें, फिर उसने कर दिया प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस, इसको करते हैं कुछ, इसको नहीं करते बेटा। फिर आगे आपको प्रोविजन रिजर्व, इसको भी नहीं करते। ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट है। पीएनएल कितना हो गया यहाँ से, अब मैं यहाँ से शुरू कर दूंगा बेटा, जो जो खर्चे माइनस करने थे उनको माइनस कर दूँ, या तो मैं, या तो दो ऑप्शन है बेटा, या तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट शुरू कर लूँ ऊपर से, यहाँ से जो जो खर्चे से माइनस करें उन्हीं को माइनस करूँ, या फिर मैं यहाँ शुरू करूँ, तो मैं एक बार वहां से कर लेता हूँ ऊपर से। ठीक है, देखिए बेटा ये सोल्यूशन है। ये क्या हुआ? ठीक है ना? हाँ ठीक है एकदम। तो आप तो अब बेटा इसमें थोड़ा सा कट गया शायद, पता नहीं क्या हुआ, मेरे को समझ में नहीं आया, पर वो पूरा दिख नहीं रहा अपन को। हाँ कुछ इसमें से हल्का सा एक छोटा सा अमाउंट मिसिंग है, पर आपकी बुक में तो देखा होगा ना, तो हमको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए बेटा शुरू करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 22,50,000। उसके बाद पहली क्या चीज थी हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे, हाँ जी बिल्कुल ऐड करेंगे बेटा, तो आप उसको उसमें से ऐड कर देंगे। सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट ऐड करेंगे, हाँ जी ऐड कर देंगे। और जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितना ऐड करेंगे, 1 लाख ऐड करेंगे। देखिए ये क्या किया इन्होंने, देखिए सेल ऑफ बिल्डिंग 1 लाख इन्होंने ऐड कर दिया, कितना हो गया टोटल 2580। मैं एक बार चेक कर लूं, 22,500 प्लस 50,000 प्लस 180 प्लस 1 लाख, 2580 हो गया। दिख रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है ना? चलिए, हाँ जी, तो इसका मतलब सर ठीक था, हमने जो सोचा था यहाँ पे आ गए हम। ये देखिए, नहीं तो एक क्वेश्चन और आ गया, ये आ गया बेटा यहाँ पे, ये रहा सॉरी। ठीक है, कितना आ गया 25, ये आ गया। अब देखिए सैलरी वेजेस नॉर्मल खर्चा माइनस करेंगे, कर दिया माइनस, माइनस रिपेयर कर दिया माइनस, रेंट ये हटा देता हूँ मैं एक बार, रिपेयर माइनस कर दिया, रेंट माइनस कर दिया, जनरल एक्सपेंस माइनस कर दिया, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन माइनस कर दिया, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माइनस कर दिया बेटा। देखिए कितना किया बेटा, जितना लीगली अलाउड है उतना ही, पूरा नहीं किया मैंने।
ठीक है, डेप्रेशन कितना किया, पूरा नहीं किया बेटा, उसमें से 10,000 तो बोलते हैं ना दूसरे, उनको नहीं किया मैंने माइनस, बाकी 70 वो कर दिया और ये कर दिया माइनस। ये आ गया मेरा प्रॉफिट इन लॉस एज पर सेक्शन 198, देखिए जैसे मैंने बताया था। मैक्सिमम कितना बचता है, 111%। हो गया बात खत्म, हो गई बेटा बात खत्म, बस इतना सा है। आपको वो जो मैंने पॉइंट समझाए हैं उनको आपको एक बार और पढ़ना है और उसमें मैं आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी एकदम क्लियर, कोई डाउट ही नहीं बचेगा आप लोगों को, ठीक है। और आपको उसके जब आप पढ़ेंगे तो उसके पीछे आपको एक अपने माइंड में बात रखनी छोटी सी, क्या बात रखनी छोटी सी बेटा, सर बात ऐसी है हमारे माइंड में रखनी है हमको कि सर जो हमारे ऑपरेटिंग करते हैं, जो हमारे एक्चुअल करते हैं और जो रेवेन्यू करते हैं उनको तो करेंगे हम माइनस, वो तो अलाउ है बेटा। जो कैपिटल लेजर करते हैं, जो नॉन रिकरिंग है और जो क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग नहीं है और ठीक है, उनको हम माइनस नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। बेटा ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी पता है आप लोगों को, भाई इसलिए कर रहे हैं कि जो हमने मैनेजर को हायर किया है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने के लिए हायर किया है बेटा। जो हमारे कॉलेज ने मेरे को हायर किया है वो क्यों हायर किया बेटा, ताकि मैं कॉलेज में ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है बेटा, बच्चों को पढ़ाना, उसमें उनका हेल्प करूं। परफेक्ट है बात, हाँ जी सर एकदम परफेक्ट है सर। अब देखिए क्या हो रहा है, अब ये सेकंड देख लीजिए एक बार बेटा, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके बताएगा तो बस, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। सेकंड देखिए, on the basis of lesson first calculate the managerial remuneration payable to the company's directors according to the condition companies act 2013 in the following situation। सिचुएशन क्या है बेटा, एक है when there is no managing or whole time director of the company, कि भाई कंपनी के पास कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कंपनी के पास कुछ भी नहीं है तो सबसे ज्यादा काम किसको करना पड़ेगा, हमारे को पार्ट टाइम नेटवर्क करना पड़ेगा काम, ठीक है। तो उसे कितना मिल जाएगा, 3%। देखिए क्या हो गया, कंपनी कितना हो गया, 3% हो गया, क्लियर है। व्हेन देयर इज वन होल टाइम डायरेक्टर इन द कंपनी, अगर कंपनी में एक होल टाइम डायरेक्टर तो कितना होगा बेटा, 5%। अब बोल रहा है व्हेन देयर आर टू होल टाइम डायरेक्टर कितना होगा, 10% हो जाएगा। ये हो गई बात, क्लियर है क्या, क्लियर है बच्चों, सर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है क्या बेटा, बहुत ज्यादा ही क्लियर हो गया सर, एकदम क्लियर हो गया सब कुछ बात। सेकंड है वो आप देखेंगे, अच्छा ये तो मैं थोड़ा सा ज्यादा आ गया, यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है क्या, हाँ जी। अब देखिए बेटा, ये फर्स्ट टॉपिक था हमारे उस चैप्टर का, जो सेकंड टॉपिक हमारे चैप्टर का वो क्या है बेटा, जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है कि सर जिन कंपनी में प्रॉफिट कमा रहे हैं या प्रॉफिट हो रहा है, मतलब या तो कंपनी सेट हुई है प्रॉफिट कमाने के लिए और प्रॉफिट कमा रही है वो, उस केस में तो आप अपने मैनेजर्स को उसका परसेंटेज का प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कंपनी नहीं है अभी, कंपनी ने अभी अभी शुरुआत करी है अपने बिजनेस की, तो कुछ टाइम लगेगा उनको ब्रेक इवन पहुंचने में, उसके बाद वो प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे, तो तब तक क्या मैनेजर को कुछ पैसे नहीं दोगे आप। मान लीजिए कंपनी स्टार्टिंग में लॉस हो रहा है तो क्या मैनेजर से पैसे ले लोगे आप, नहीं सर। उस केस में हमारा ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाला जो सिस्टम है वो फेल होता है बेटा, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। तो क्या उनको फ्री में काम करवाओगे, ऐसा नहीं होगा बेटा। तो वो कुछ कुछ दूसरे तरीके ढूंढेंगे, वो क्या करेंगे, हमारे लॉ जो 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 लॉ मेकर्स हैं वो एक दूसरे तरीके ढूंढेंगे हमारे मैनेजर्स को पैसे देने के लिए। तो दूसरे क्या ढूंढे बेटा उन्होंने, उन्होंने बोला कि सर हम आप कंपनी का कैपिटल देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे, कैपिटल, और कैपिटल निकालेंगे कंपनी का, और कैपिटल जितना होगा कंपनी का उसके बेसिस पे उन लोगों को हम पैसे दे देंगे। तो कैपिटल निकालने का क्या मतलब है, देखिए ये मतलब है कैपिटल निकालने का, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ बेटा, आपकी बुक में से पढ़ा रहा हूँ, ये पीपीटी बना लेता था मैं 2 मिनट में, लेकिन आपको फिर कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा, उनको पीपीटी को डाउनलोड करोगे, बाबा क्लास खोल के देखोगे तो थोड़ी समस्या हो सकती है, इससे अच्छा बुक में से पढ़ लो ना, अच्छा है, ठीक है। देखिए क्या अब बेटा कैपिटल क्या निकालेंगे, कि कैपिटल कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन क्या है कि बेटा कैपिटल कैसे निकालेंगे, वो कैपिटल क्यों निकाल रहे हैं बेटा, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है सर, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट बढ़ने देते थे। अब आप कैपिटल निकाल रहे हैं तो देखिए मेरी बात, क्या लॉजिक रहेगा इसका, एक लॉजिक पढ़ेंगे बेटा फिर पढ़ेंगे, लॉजिक क्या है बेटा जी, लॉजिक ये है कि सर मेरे को वो उस पैसे के ऊपर रेमुनेशन दे रहा है उन लोगों को जो पैसा उनके हाथ में था, जिस पैसे को उन्होंने एक्चुअल में मैनेज किया, सिर्फ उसी प्रॉफिट उसी पैसे के ऊपर मैं उनको परसेंटेज दे दूंगा कमीशन का। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, सुनेंगे सब बच्चे मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ उन्हीं उसी पैसे के ऊपर आप टोटल आप बोलेंगे सर पूरे का पूरा एसेट प्लस कर लो, उतने पैसे हमारे पास उतना दे दो उनको, नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उनको सिर्फ उस पैसे के ऊपर रेमुनेशन दोगे जो पैसा उन्होंने एक्चुअल में मैनेज किया है। मतलब बेटा जो पैसा कंपनी में रहा होगा उसी पैसे को तो उन्होंने एक्चुअल में मैनेज किया होगा, सही है बात, एकदम सही है बात। तो देखिए बेटा क्या होगा, सबसे पहले पेड कैपिटल ऐड कर दूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम को जो पैसा आया था वो पैसा कहाँ जाता है, कंपनी के पास ही तो रहता है, उसका यूज करते हो ना, तो ऐड कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। ये क्या लिखा हुआ है किसी ने, अब पता नहीं, आगे देखिए आप तो, रिजर्व एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग रिवॉल्यूशन रिजर्व, बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा ट्रांसफर किया है, वो पैसा एक्चुअल में किसी को देते नहीं हो ना आप,
मैंने समझा दिया आपको रिजर्व का मतलब क्या होता है बेटा। रिजर्व एंड सरप्लस में जो पैसा रखा होता है हमारे पास वो कंपनी का ही पैसा है, उसको हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, उसको हम अलग से एक रिजर्व में बना के रख दिया आपने, जब कभी इमरजेंसी की सिचुएशन होगी ऐसा समझ लेते हैं हम, और भी बात होगी तो उस रिजर्व को हम यूज कर लेंगे। बेटा आपकी बाइक में जो रिजर्व का पेट्रोल का टैंक है वो किसी और को थोड़ा दे देते हो हम निकाल के, उतना पेट्रोल वो आपके लिए रहता है, लेकिन वो क्या रहता है तो मतलब वो कहीं जाता नहीं है, बाहर नहीं जाता हमारे बिजनेस से, तो वो पैसा बिजनेस में रहेगा, उसको हम ऐड करेंगे। प्लस करेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स, बेटा जो लॉन्ग लोन वगैरह लेके पैसे लेके आए वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। डिपॉजिट पेबल आफ्टर 1 ईयर, भाई डिपॉजिट जो 1 साल तक के बाद पैसे देने हैं आपको उनको आप ऐड कर देंगे बेटा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट उनको ऐड नहीं करेंगे, क्यों भाई वो तो आगे चलेगी ना, तो उसके लिए ज्यादा टाइम ही नहीं रहा हमारे पास उसको देखने के लिए। माइनस कर क्या करेंगे बेटा इसमें, फिक्टिशियस एसेट में क्या क्या आता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आ गया, डिस्काउंट इश्यूड शेयर्स एंड डिबेंचर्स आ गया, अंडरराइटिंग कमीशन आ गया और एक्यूमुलेटेड लॉसेस आ गया। इनको हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरा एसेट का वैल्यू बढ़ा रहा है। इसको मैंने अपने एसेट में इसलिए दिखाया क्योंकि इनका बैलेंस डेबिट है, उनका बैलेंस क्रेडिट, एक्चुअल पैसे नहीं ना बेटा, ये कभी मेरे को पैसे रियलाइज नहीं होंगे, ये पैसे है भी नहीं मेरे पास ये, ठीक है। माइनस कर देंगे इन्वेस्टमेंट, भाई जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लीजिए आपने बिजनेस में से आपने अपनी जेब में से 100 रुपए निकाल के कहीं एफडी करा दी, तो बेटा जो आपने एफडी कराई वो एफडी के पैसा आपके पास जेब में थोड़ा ना है, वो तो गया ना आपके पास से, तो उसको मैनेज नहीं करोगे आप। क्लियर हो गया बात। तो देखिए बेटा ये बात थी इसकी, तो ऐसे हम निकालेंगे हमारा बेटा, एक स्लाइड है ना ऊपर नीचे हो गई है, ये यहाँ पे आएगा एक्चुअल में, इधर आएगा, ठीक है ना, ये हो गया हमारा मैनेज रेम्युनरेशन, उस पर आएगा, ऐसे निकाला हमने। नो नो, कैन गिव मी अ सेकंड, ओके प्लीज गाइस, या ये आएगा ऊपर, अभी ऊपर कैसे आएगा, आ गया क्या, हाँ जी, ठीक है। देखिए बेटा अब क्या करेंगे सर, परसेंटेज कितना होगा, क्या होगा, कितना रेम्युनरेशन दे सकते हैं हम उनको, ठीक है, जो कैपिटल है उसका कितना रेम्युनरेशन हम दे सकते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं वो, कि भाई कंपनी का अगर जो कैपिटल है वो नेगेटिव है, ये लेस देन 5 करोड़ है, तो कितना मिलेगा बेटा, 60 लाख। ये जो लिखा हुआ है ना, ये रिवाइज हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये रिवाइज हो गया, अभी जो 2013 आया था उसमें रिवाइज हो गया, ये कितना हो गया, 60 हो गया ये। 5 करोड़ एंड अबव बट लेस देन 100 करोड़, 100 करोड़ का मतलब कितना हो गया बेटा, 84। 250 करोड़ तक है तो कितना हो गया, 120, और 250 करोड़ से ज्यादा है, कितना हो गया, 120 प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। 250 करोड़ तक के तो 120 रुपए, 120 क्या बोलते हैं, 120 लाख रुपए ही आपके पास, उसके एक्सेस में जो होगा उसका 0.01% आपको दे देंगे कमी, रेम्यूनरेशन दे देंगे आपको, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई आप लोग को। तो हम सबसे पहले कैपिटल निकालेंगे, जितना कैपिटल आएगा उसको देख लेंगे। अब ये बेटा ये सबका है, जो 60 लाख लगाओ यहाँ पे, ये ऐसे नहीं एक जन को देंगे, ये टोटल हमारे सारे मैनेजर्स का रेम्यूनरेशन है 1 साल का, ठीक है। हाँ अभी क्या देखिए क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट द अबव लिमिट शैल बी डबल्ड इफ द रेजोल्यूशन पास बाय द शेयरहोल्डर इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर शेयरहोल्डर ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया तो ये जो लिमिट है डबल हो जाएगी, 60 की हो जाएगी 120, ठीक है। एक्शन क्या, इट इज hereby clarified that the period less than 1 year the limit shall be provided। अगर 1 साल का काम है तो उसको प्रोवाइड कर लेंगे। बेटा आप समझ गए मेरी बात को, भाई पूरे साल में जितना पैसे को आपने मैनेज किया है उतने पैसे के ऊपर मैं आपको रेम्यूनरेशन दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ, रेम्यूनरेशन दे रहा हूँ, ठीक है। इन in case of managerial person who was not a security holder holding securities the company or not ready to say any data of the promoter any manager person 2.5% of the current relevant profit। अब ठीक है ये इतना बेकार है, इतना काम में नहीं आता, ये देखिए आप, ओहो सॉरी, हाँ जी एक क्वेश्चन था इसका, एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाँ जी देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, इलेक्शन नंबर 4, ये क्वेश्चन है बेटा इसका, है ना, हम देखते हैं इसको, आसान है बेटा, बहुत कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। देखिए क्या बोल रहे हैं, पार्ट 1 बैलेंस शीट, देखिए नेम ऑफ द कंपनी आ गया, एबीसी, बैलेंस शीट देखिए आपको, इक्विटी शेयर देखिए, शेयर देखिए, पेड शेयर कैपिटल देखिए 20 है इक्विटी शेयर, 50 है प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सर्विस देखिए, कैपिटल रिजर्व देखा है आपको बेटा, रेवेन्यू रिजर्व दे रखा है आपको, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व के अंदर क्या क्या है, जनरल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट बेटा, मतलब ये मेरा लॉस है, इसको मैंने एसेट दिखा हुआ है बेटा, या तो यहाँ से माइनस कर दिखा दो या फिर एसेट में ऐड कर दिखा दो, एक ही बात होती है। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गए बेटा, डिबेंचर्स है मेरे पास, और लॉन्ग टर्म लोन्स आ गए, ये आ गए। और एसेट भी देखने हैं बेटा, एसेट भी देखने हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट देखने हैं मेरे को पास, ये रहा इन्वेस्टमेंट, कितने, 80,000 रुपए, ठीक है। देखिए सोल्यूशन क्या किया उन्होंने, कैसे निकाला बेटा, भाई पेड शेयर कैपिटल 5 लाख ऐड कर दिए, इक्विटी शेयर ऐड कर दिया, जनरल रिजर्व ऐड कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऐड कर दिया, डिबेंचर ऐड कर दिया, अनसिक्योर्ड लोन्स ऐड कर दिए, सारे सब कुछ ऐड कर दिए, जो पैसे आए थे हमारे पास, अब जहां पे पैसे जाने हैं उनको माइनस कर दूंगा मैं। इन्वेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया आपने, वो पैसे चले गए ना आपके पास से, वो माइनस कर दिया मैंने, पीएनएल एक्सेस माइनस कर दिया, और पीएनएल अकाउंट जो डेबिट बैलेंस है वो माइनस कर दिया बेटा मैंने, ठीक है। तो टोटल मेरे इफेक्टिव कैपिटल आएगा 7 पॉइंट, टोटल मेरा जो, हाँ
हाँ तो बहुत होगा ना ये तो। आर यू किडिंग मी राइट नाउ? ठीक है, ये कितना है बेटा 790। इसके ऊपर उनको वो मिल जाएगा, तो बेटा 790 मतलब क्या हो गया देखिए, 790 तो कम है ना बेटा, तो इनको उसके अकॉर्डिंग अपना वो मिल जाएगा रेम्युनेशन। ठीक है बेटा, ये था मैनेजरियल का टॉपिक, मैनेजरियल रेम्युनेशन का टॉपिक आपका आ गया बात में आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए बेटा, अब यहाँ पे एक क्लास में मैं खत्म करता हूँ क्लास यहाँ पे। आप लोग जो कंपनी फाइनल अकाउंट कंपनी का टॉपिक है बेटा, उसमें बुक्स में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, और उसमें से पढ़ना है आपको, रीडिंग करना है कि भाई इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जैसे कि हम आपको पता होगा कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है, उस शेयर कैपिटल में आपको कंपनी का ऑथराइज कैपिटल दिखाना जरूरी है। उसके बाद जितने पेड अप करके उनको दिखाना है आपको, अनकॉल कॉस्ट दिखानी है, कैसे कैसे क्या क्या दिखाना है, वो सब उसमें दे रखा है। तो उसमें पढ़ाने का कुछ नहीं, मतलब समझाना है कुछ नहीं उसमें, तो पढ़ने की चीज है। तो वो आप अपने आप पढ़ लेंगे, समझदार है हमारे बच्चे, मेरे को पता है। आप पढ़ेंगे, समझ नहीं आता मुझे मैसेज करेंगे। अगर 50 बच्चों का मैसेज आ गया, 50 तो नहीं चलो, मतलब सब्सटेंशियल बच्चों का मैसेज आ गया, तो फिर मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। नहीं तो आप मुझसे फोन करके या जैसे भी है अपन मिलेंगे, तो अब पता नहीं कब आप अपनी क्वेरीज पूछेंगे मुझसे। और बेटा, थोड़ा सा कोरोना वायरस का भी इम्पैक्ट बढ़ रहा है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, घर में अच्छे से रहेंगे, बाहर शॉपिंग नहीं करने जाएंगे। ऐसा नहीं कि मॉल में चले गए कि भाई हमको तो पिज्जा खाना है आज, मैगी खाना है, तो सब लोगों की स्टोरी देख रहे हैं हम, कोई गोलगप्पे बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, हम लोग कुछ बना नहीं रहे। ठीक है बेटा, थोड़े दिनों की बात है। ओके, चलिए, ओके बेटा, थैंक यू, बाय।